हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। हम में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी ठीक से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है 70th बीपीएससी का। तो एक एफर्ट मैंने डाला है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं डिफरेंट सेक्शंस के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो मैं कवर करा दूं आपको। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद साइंस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 38th बीपीएससी से लेकर 69th बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें मेंशन्ड है, जो कि पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज हैं ये। और यही क्वेश्चन कई बार छप जाते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में। ये लगा लो कि 150 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास तो मतलब सेम टू सेम ही हो जाता है, मतलब उसके इर्द गिर्द कह सकते हो, या फिर बिल्कुल ही सेम हो जाता है। तो एक बड़ा पोर्शन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। और इसके अराउंड जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये बॉक्स में यही क्वेश्चन में छप के आ जाएंगे, तो ये आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पूरे इस मास्टर वीडियो को। एक मास्टर वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो बनेगा, 1 घंटे से भी हो सकता है कम बने, बट मास्टर वीडियो है पूरा कंप्लीट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ व्हाट। देखो, इन्वायरमेंट में सब कुछ होता है दोस्तों। देखो, इसमें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक लैंडस्केप ले लिया हमने, ठीक है, लैंडस्केप ले लिया, ये लैंडस्केप है, एक धरती आप देखना, कहीं भी देखना, तो वहाँ पे आपको सड़कें दिखेंगी जो कि मैन मेड इन्वायरमेंट है। पेड़ पौधे दिखेंगे, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। हवा दिखेगी, पानी दिखेगी, हवा तो खैर नहीं दिखती बट हवा फील होती है। ठीक है, वाटर दिखेगा आपको, क्लाउड दिखेगा आसमान में। इसके अलावा कुछ जानवर दिखेंगे, हो सकता है डॉग दिखे, अगर आप थोड़ा वाइल्ड में चले जाओ तो बहुत सारे जानवर दिख सकते हैं। इंसान दिखेंगे, है ना, इंसान दिखेंगे आपको। तो ये सब क्या है? अब देखो, बायोटिक फैक्टर मतलब कि जिसमें जान हो, ठीक है, वो बायोटिक फैक्टर है। जैसे पेड़ पौधे भी बायोटिक में ही आते हैं, उनमें भी जान होती है। इंसान आता है, जानवर आता है। ए बायोटिक फैक्टर में जैसे वाटर हो गया, इसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है। ये एबायोटिक, इसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। हवा जैसे लाइफ नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। फिजियोग्राफिक मैंने बताया कि कहीं पे पहाड़ दिख सकता है, कहीं पे प्लेन दिख सकता है, कहीं पे पठार दिख सकता है। ये सब मिला के हम जब देखते हैं तो बनता है हमारा इन्वायरमेंट, बनता है हमारा इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया है। चलिए ठीक है। What is the thin layer of gases around the earth called? है क्या दोस्तों? देखो, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है। इसके चारों तरफ ना ऐसे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स में जो है हमारा गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस है। इसमें वाटर वेपर है, इसमें डस्ट भी है। तो ये जो पूरे गैसेस का कॉम्बिनेशन है जो कि पूरी धरती को घेर रखा है, और एक इसको हम लोग एटमोस्फियर कहते हैं। एटमोस्फियर कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें आसमान जो है काला दिखता, ठीक है, काला दिखता। खैर, एटमॉस्फेयर है ये पूरा जो एक गैसेस का लेयर है, गैसेस का सराउंडिंग है अर्थ के चारों तरफ, जो कि घेर रखा है, थिन लेयर है, जिसमें कह सकते हैं कि 78% के आसपास नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी आर्गन वगैरह, CO2 वगैरह जो है रहते हैं। तो देख सकते हैं, द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन along with a smaller amount of oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी इसमें। आर्गन भी है, आर्गन 3rd नंबर पे आता है, कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एटमोस्फियर इज मेनली हीटेड बाय द। तो एटमोस्फियर है, मेनली हीट होता है कैसे? तो ये होता है दोस्तों लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। होता क्या है, देखो,
ये हमारा एटमॉस्फेयर है चारों तरफ अर्थ के, ठीक है। अब यहाँ पे समवेयर कहीं पे सूरज भगवान है, ठीक है। सूरज भगवान जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट मार रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी इमिट करते हैं। तो ये आ रही है, सन की किरणें एटमॉस्फेयर में घुसती हैं, कुछ तो वापस चली जाती है, यहीं से बहुत सारा हीट बैलेंस होता है, ठीक है। फाइनली ये धरती को हिट करती हैं और हिट करके क्या होता है कि हम जानते हैं कि धरती जो है यहाँ पे सन की किरणें पड़ेंगी तो ये गर्म होता है। और आप कभी ध्यान से देखना गर्मियों में बहुत आपको लगेगा ना कि ये कैसे ऐसे ना धुंधला धुंधला सा कुछ उठ रहा है ऊपर, वो कुछ नहीं दोस्तों, वो लॉन्ग वेव की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। वो हीट जो है ना धरती गर्म होकर छोड़ती है और इससे, और हीट जो है एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाता, इससे जो है कुछ निकलता है कुछ नहीं निकल पाता है, बैलेंस बना रहता है। इसको हीट बैलेंस कहते हैं, हीट बैलेंस कहते हैं। जब आप हीट बैलेंस पढ़ोगे एनसीईआरटी में आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है, कितना परसेंटेज आता है, कितना परसेंट वापस चला जाता है, कितना परसेंट अब्जॉर्ब हो जाता है, हीट बैलेंस बना रहता है। तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि धरती रेडिएट करती है, आंसर होगा इसका ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो देख सकते हैं द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म। जो इंसोलेशन आता है, इंसोलेशन मतलब कि जो सन से जो आता है डायरेक्ट रेस, उसे इंसोलेशन कहते हैं। वो शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है, दैट हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स ए रेडिएटिंग बॉडी। जैसे हम देख रहे हो किसी भी चीज को गर्म कर दो तो वो हीट को रेडिएट करती है जब तक वो ठंडी ना हो जाए, एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। दिस एनर्जी heat the atmosphere from the below. This process is known as the terrestrial या फिर terrestrial radiation. The long wave radiation is absorbed by the atmosphere gases, particularly CO2 and other greenhouse gases. Thus atmosphere is indirectly heated by earth radiation. इसीलिए कहते हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा CO2 होगा तो ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कि आप जैसे CO2 की मात्रा बढ़ा रहे हो ना, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आप मतलब जो सुन रहा है वही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इज ए और एन व्हाट। एयर जो है एक मिक्सचर है दोस्तों। किस चीज का मिक्सचर है, तो गैसेस का मिक्सचर है। एयर जो है दोस्तों ये गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें मेजोरिटी जो है वो 78% जो है नाइट्रोजन है इसमें, और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93% है, CO2 तो काफ़ी कम ही है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर भी है। तो इन सभी चीज़ों का ये जो है मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर, वो नाइट्रोजन है, हमने देख लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे बॉक्स में देख लो, बॉक्स में देख लो एक बारी, पूरा ही आपको दिख जाएगा। द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट कंटेनिंग मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ऑर्गन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस भी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 20.947, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं 0.0407%, नियॉन है, उसके बाद फिर हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ये सब गैसेस है दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन और जेनोन भी है। तो इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, हालांकि बहुत माइन्यूट मात्रा में ये सब हैं, लेकिन गैसेस हैं। Where was the 4th session of United Nation Environment Assembly, जिसे UNEA4 कहते हैं, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था नैरोबी, जो कि पड़ता है केनिया में। केनिया की राजधानी है नैरोबी, राजधानी है केनिया की नैरोबी, ठीक है। ये कैपिटल है, याद रखेंगे, कई बार कैपिटल भी पूछ लेता है। तो नैरोबी में ये हुआ था यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट असेंबली। तब यूनाइटेड नेशन जो है ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सक्रिय रहता है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, द 4th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली टुक प्लेस फ्रॉम 11th to 15th मार्च 2019 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था नैरोबी, जो कि केनिया में पड़ता है। एंड द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
Assembly 4 was innovative solution for environment challenges and sustainable consumption and production, इसका थीम था. It is noteworthy that the 5th session of United Nations Environment Assembly took place in virtually in Nairobi itself. ठीक है, फरवरी 2021 में हुआ है. तो नैरोबी जो है इन्वायरमेंट के लिए, यूनाइटेड नेशन के मीटिंग के लिए फेमस है, और जो वर्चुअली हुआ था उसका थीम था स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर फ्यूचर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये वर्चुअली होने का कारण कोरोना था. ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना बीमारी की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली हुई हैं. रिज्यूम्ड इन पर्सन सेशन जो है UNE 5वां का शेड्यूल जो है टेक प्लेस ऑन 2022 28 फरवरी 2 मार्च तक के बीच में. टू ओवरऑल थीम जो था ये स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही रखा गया था. चलिए आगे बढ़ेंगे और 7वां क्वेश्चन देख लेंगे. द टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री. टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री कौन सा है दोस्तों? वो है सीक्वोया. ठीक है. सो द टॉलेस्ट नोन ट्री जो है इट इज अ रेडवुड ट्री. सीक्वोया समर वायरेंस कहते हैं. सो इट इज फाउंड इन कैलिफोर्निया USA में पाया जाता है. दिस स्पीसी इंक्लूड्स द टॉलेस्ट लिविंग ट्री ऑन द अर्थ. इसकी हाइट जो है मैक्स जा चुकी है 111.862 मीटर तक जा चुकी है. अच्छी खासी हाइट तक ये ग्रो कर चुका है. ठीक है, लॉन्गेस्ट जो है कह सकते हैं, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट तो नहीं, टॉलेस्ट ट्री है ये. अगला सवाल देखेंगे. द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? तो रामसर कन्वेंशन है जो दोस्तों ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए लाया गया था. 1971 में ये शाइन हुआ था. ईरान का एक शहर है रामसर यहीं पे साइन हुआ था. इसकी जो है इंडिया इसका साइनिंग मेंबर था, और भारत इसमें ज्वाइन भी किया बाद में. इमीडिएटली तो नहीं, बाद में ज्वाइन कर गया था. तो ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था ईरान में. आंसर होगा बी इसका. ठीक है, बी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन में कहता है कि द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि कोई मार्स है, कोई लैगून है, कुछ एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस होता है, और भी जो है एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं. ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वो बायोडाइवर्सिफिकली कह सकते हैं रिच होता है. सो द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मोर कॉमनली नोन एज रामसर कन्वेंशन, जो कि हम जानते हैं कि ईरान के शहर में साइन हुआ था रामसर में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया. It is an international agreement promoting the conservation and wise use of wetlands. The definition of word wetland under the convention is any land area that is situated or flooded with water either seasonally or permanently. Inland wetlands include aquifers, lakes, rivers, streams भी हो सकते हैं, marshes हो सकते हैं, peatlands हो सकते हैं, ponds हो सकती हैं. इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि अदर जैसे फ्लड प्लेन और स्वैम्प भी हो सकता है. मतलब इनमें से किसी को भी मार्शलैंड बनाया जा सकता है. अगर हम कोस्टलैंड वेटलैंड की बात करेंगे तो कोस्टल एरिया में जो है, कोस्टल एरिया में जितने भी कोस्ट लाइन है वहाँ पे जो है वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है. कोस्ट लाइन क्या होता है कि यहाँ से समुंदर मार रहा है और आपका एक कोस्ट लाइन बना हुआ है. मैनग्रूव सॉल्ट मार्सेस हो सकते हैं, एस्चुरी हो सकती है, लैगून्स हो सकते हैं, सी ग्रासेस हो सकते हैं, मिडोज, कोरल रीफ्स वगैरह को भी माना जाता है कि उन्हें भी वेटलैंड में घोषित किया जा सकता है. 9th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों. 9th क्वेश्चन कहता है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रामसर साइट द स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच बताना है. तो देखिए ये रिसेंटली इनको मिला था, रामसर का साइट बनाया गया था. तो देखिए अष्टामुड़ी केरल, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोनार राजस्थान. सुर सरोवर क्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है क्या? खैर देख लेते हैं. थोल गुजरात. आंसर होगा इसका सुर सरोवर तो है उत्तर प्रदेश के, थोल भी है गुजरात, अष्टामुड़ी केरल, लोनार महाराष्ट्र से है दोस्तों. तो लोनार गलत हो गया, आंसर होगा डी. लोनार वहाँ पे राजस्थान दे रखा था, लोनार जो है महाराष्ट्र से है. तो एज ऑन अगर देखेंगे 31 जनवरी 2024 इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ 80 रामसर साइट. अभी बढ़ गया दोस्तों, ये 80 से भी बढ़ के अब ज़्यादा हो गया.
इंडिया बिकम पार्टी टू कन्वेंशन इन 1982। आई थिंक अभी 83 के आसपास रामसर साइट्स हैं, ठीक है, रिसेंटली बहुत सारी ऐड हुई हैं, 1 2 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार फर्स्ट रामसर साइट। बिहार में अब देखो नागी और नकटी भी जुड़ गया है दोस्तों, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी जो है बर्ड सेंचुरी, दोनों जो है रामसर साइट बन गए हैं। इसके अलावा जो कांवर ताल था, कांवर ताल जो था, ये पहला हमारा रामसर साइट था जो कि पड़ता है बेगूसराय में। सो बिहार फर्स्ट रामसर साइट कांवर ताल वेटलैंड इज लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट बिहार। कांवर ताल वेटलैंड जो है दोस्तों, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 26.20 स्क्वायर किलोमीटर एंड डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। ये 21 जुलाई 2020 को डिक्लेयर किया गया। अब मैंने बता दिया कि 1 2 और जुड़ गए हैं, ये दूसरा और तीसरा कह सकते हैं, टोटल 3 हो गए हैं, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। नागी नकटी दोनों जो है अब जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी GHG है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की नेचर क्या होती है, जो रेडिएशन धरती से निकलती है ना, वो ये गैसेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन्वायरमेंट को मतलब गर्म करती हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ग्रीन हाउस गैसेस बनती है, उसमें CO2 भी है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है, इसमें मीथेन भी है। तो आंसर होगा मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। आप GHG के लिस्ट देख लें, ये जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, HFCs, PFCs, SF6, ये सब हैं। सो दीज ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट इन अर्थ्स एटमोसफियर, जैसे कि बताया था मैंने, ये निकलने नहीं देती है और इन्वायरमेंट को इंक्रीज करती है, इन्वायरमेंट के ग्लोबल के टेम्परेचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। अगेन द आंसर विल बी मोर देन वन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, CFC, मीथेन वगैरह सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13th नंबर, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज व्हाट। मेन कंपोनेंट पूछा है दोस्तों, तो ये सभी हैं एक्चुअली, कोई भी इसमें मेन या फिर वो ऐसा नहीं है, सभी हैं। आंसर होगा E। एक से ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें मीथेन भी है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, हमने देखा है इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, which of the following gas is responsible for depletion of ozone layer। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम दोस्तों करता है CFC, जो कि कूलिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। कूलिंग इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कूलिंग वगैरह में यूज किया जाता है। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC कहते हैं इन शॉर्ट। ये क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके O3 को तोड़ देता है। O3 होता है ओजोन, इसको तोड़ देता है ये। तो इससे क्या होता है, ओजोन का लेयर जो है, जो कि हमें बहुत ही डेंजरस UV रे से बचाता है, वो डिप्लीट होने लगता है। सो ओजोन डिप्लीशन अकर्स व्हेन CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। These gases through several chemical reactions cause ozone molecules to break down। जैसे मैंने बोला O3 को तोड़ देता है, reducing ozone's ultraviolet radiation absorbing capacity। आगे बढ़ेंगे, What is the theme of 2018 International Day of Forest। इसका थीम था दोस्तों फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। What is the theme of 2018 International Day of Forest। इसका थीम था दोस्तों फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। आंसर होगा इसका C। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में देखिए, कहता है कि द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम 21 मार्च द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट in 2012। IDF celebrates and raises awareness of importance of all types of forests। The theme of IDF 2018 was forest and sustainable cities, whereas the theme of 2023 is forest and health। अगला क्वेश्चन देखेंगे, What is the percentage of forest area in the total geographical area of India। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है, वो आप अगर
ISFR 2021 का रिपोर्ट देखेंगे तो हम तो लेटेस्ट ही बात करेंगे, ये हालांकि 2001 में पूछा गया सवाल था, उस समय के हिसाब से जो भी रहा हो, अभी के हिसाब से जो है वो 21.71% है फॉरेस्ट का, ठीक है। और उसमें अगर आप ट्री कवर लगा देंगे तो बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट इस एरिया भी देख सकते हैं कि 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो फॉरेस्ट है भारत में। अच्छा, ISFR जो है हर 2 साल में जारी होता रहता है, तो आने वाला है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, रिपोर्ट जारी होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड इन फरवरी 2018, हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? आंसर होगा इसका ई, इनमें से कोई नहीं। ई क्यों दे रहा है? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ, देखो हमें जो है ना करंट डेटा से मतलब है। ISFR 2021, ये पिछला क्या हुआ, कैसे डिस्प्यूट हुआ, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पढ़ना है, हमें जानना है कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ISFR 2021 के हिसाब से जो है फॉरेस्ट कवर कितना है, तो वो है 21.71%। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज इन, तो सबसे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम में 84% से भी ज़्यादा है, देख सकते हैं 84.53%। हालांकि पहले ज़्यादा था और अब ये कम हो रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है। खैर, मिजोरम सबसे टॉप पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है परसेंटेज में, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा वगैरह है। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट तो है ही। 19 नंबर सवाल देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज the highest percentage of area under forest cover? Which of the following states has the highest percentage of area under forest cover? तो एरिया वाइज पूछा है, आंसर होगा परसेंटेज इन सभी में तो अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ यार, नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, तो यहाँ पे तो होगा ही। देख सकते 79.33% है। दूसरे नंबर पे आता है असम में, वही देखोगे तो 36.09% है। आंध्रा में कहाँ होगा ज़्यादा यार, 18.28%। हिमाचल में 27.73% है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE कहते हैं, दिस हैज साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ टिफैक फॉर सपोर्टिंग फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICFRE लोकेटेड? आंसर होगा इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों देहरादून में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों देहरादून में। सो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है दोस्तों, इट इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम दैट प्रमोट्स एंड अंडरटेक्स नीड बेस्ड फॉरेस्ट्री रिसर्च एक्सटेंशन। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन देहरादून विच इज इन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, among the following districts which one has larger area under dense deciduous forest? deciduous forest ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं और एक सीजन में पत्ते उगा लेते हैं। तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा पश्चिम चंपारण। among the following districts which one has larger area under dense deciduous forest cover? आंसर होगा पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसे कहेंगे, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज इन इंडिया डज नॉट ग्रो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की खास बात ये तो उनकी जो है ना डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, और पत्ते उनके ऐसा नहीं है कि एक साल में एक सीजन में झड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, लगातार ग्रीन ही रहते हैं। तो वेस्टर्न घाट में तो होता ही है, वेस्टर्न घाट केरल वगैरह उधर पूरा जो है महाराष्ट्र केरल वाला जो पूरा बेल्ट है उधर तो होता ही है एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश भी 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है उधर। फिर अंडमान आइलैंड में भी ये पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी पाया, ईस्टर्न घाट में ये नहीं पाया जाता है दोस्तों। ईस्टर्न घाट में ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट यहाँ पे डेंस नहीं है, तो और एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। लीवे साइड कह सकते हैं पड़ जाता है शायद। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम में भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, बट ये ओवरऑल कह सकते हैं कि ईस्ट कोस्ट पे नहीं पाए जाते भैया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन कहता है कि इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बनाई गई है, तो आंसर होगा बिहार में भी पटना में। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है, और भागलपुर में बनाई गई है दोस्तों। विक्रमशिला तो भागलपुर में ही होगा ना, तो आंसर होगा इसका सी, वैसे बिहार सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कहता है कि द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार होना चाहिए, 97 है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर यहाँ पे ई बीपीएससी ने माना है, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सब जो है अंडमान निकोबार से ऊपर नहीं है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है 97 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सोर्स जो है वो इन्वायरमेंट विश से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर सवाल देख लेंगे। Which of the following is the only UNESCO World Heritage Site present in Bihar state of India? तो आंसर होगा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है। अब महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंड आर्कियोलॉजिकल साइट आर इंक्लूडेड, तो जब पूछा गया था तो आंसर होगा ई इसका। ओनली लिखने से जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भी फॉर्म करने वाले बीपीएससी वाले उतने मतलब क्या बताएं, गाली ही निकलती है। खैर देखो अभी जो है यूनेस्को के साइट्स जो हैं बिहार में, आप देख लो, अभी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये तो बोध गया में आप सभी जानते हैं 2002 में इसको यूनेस्को का साइट बना दिया गया था। उसके बाद नालंदा महाविहार जो कि नालंदा में पड़ता है, इसको 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो आंसर तो एक नहीं होगा, दो है, तो आंसर ई होगा इसका। नन ऑफ द अबव मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज इन इंडिया, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, टाइगर की पॉपुलेशन तो 6000 तो नहीं है, ठीक है, ये तो अभी भी 3300 के आसपास है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं सब 6000 से ऊपर ही है, तो स्टार लगा दिया है, देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। देख सकते हो वही बात जो मैं बोला था कि द टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड इज अराउंड 3000 to 4500। इंडिया में सिर्फ जो है, ये तो 2022 का डेटा है, अगला सेंसस आएगा तो 3300 के आसपास पहुंच ही जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इंडिया इज होम टू 3167 टाइगर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स, जो कि सेंसस इनका हुआ था 2022 में, उसके हिसाब से। Tigers which is the highest as compared to other countries in the world, hence none of the above will be the answer। और उसमें ऑप्शन भी none of the above नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि which one of the following is well published wildlife campaign in world launched in 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में लाया गया था टू सेव दिस वाइल्ड कैट, ठीक है। टाइगर एक वाइल्ड कैट है, उसको बचाने के लिए लाया गया था। सो देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1973 में अप्रैल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के टेन्योर में ये हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट एम्स एट इंश्योरिंग ए वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, प्रोटेक्टिंग देम from extinction, preserving areas of biological importance as a natural heritage, forever represented as a close possible as the diversity of ecosystem across the distribution of tigers in the country। तो ये इंदिरा गांधी की सरकार में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is not included under in situ conservation? देखो दोस्तों, दो तरीके की कंजर्वेशन होती हैं, एक तो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है दोस्तों, इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है, ये कंजर्वेशन जो होता है दोस्तों ऑन साइट बोलते हैं। इन सीटू को ऑन साइट कहा जाता है। मतलब कि मान लो कि कहीं पे
कोई एनिमल का या फिर कोई बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, वहीं पे उसका कंजर्वेशन कर दिया, उसे इन सीतु कंजर्वेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्स सीतु कंजर्वेशन किया जाता है जूलॉजिकल पार्क बना के, जहाँ से एनिमल्स को उठा के वहाँ पे डाल दिया जाता है, दूसरे जगह से उठा के वहाँ पे एनिमल्स को डाल दिया जाता है, तो इस तरीके की कंजर्वेशन को एक्स सीतु कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है सवाल, देखो सवाल कह रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है इन सीतु कंजर्वेशन। नेशनल पार्क इन सीतु कंजर्वेशन है, बिल्कुल है, जहाँ पे होते हैं जानवर वहीं पे नेशनल पार्क बना दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल होते हैं वहीं पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसको कंजर्व करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं। बट बोटेनिकल गार्डन जो है दोस्तों, ये कहीं भी बनाया जा सकता है, जहाँ पे स्पेसी उठा के फ्लावर की लगा दी, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन बना दिया, तो वो कहीं भी बनाया जा सकता है। इसे एक्स सीतु कहते हैं, एक्स सीतु, ये इन सीतु में नहीं आता है। तो आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए that in situ conservation invites the maintenance of genetic variation at the location where it is encountered, or in situ conservation the organism or ecosystem is conserved in their surrounding itself, where अगर जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये सब जो है इन सितु कंजर्वेशन में आते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है दोस्तों, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गुरुग्राम में, या फिर गुड़गांव कह सकते हैं, ये हरियाणा में लोकेटेड है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है गुड़गांव में, अभी इसको गुरुग्राम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है ये। दीज आर इसेंशियली ए बर्ड वाचर्स पैराडाइज विथ अ फ्यू ट्रीज obscuring the visitors view of the lake. The bird here can be easily spotted wearing, swimming or flying. ठीक है, दिखती हैं चिड़ियाँ। Every year almost 90 migratory birds species arrive here in search of feeding ground and to spend the winter. अगला क्वेश्चन देखेंगे, The Salim Ali Bird Sanctuary. The Salim Ali Bird Sanctuary is located in, Salim Ali Bird Sanctuary located है दोस्तों गोवा में। सलीम अली एक बहुत बड़े जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ठीक है, कह सकते चिड़िया विशेषज्ञ थे, चिड़िया लवर थे। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है दोस्तों, इट इज़ एन एस्चुरीन मैनग्रूव हैबिटेट है। ये एस्चुरी मैरीन मैनग्रूव हैबिटेट मतलब ये समुद्री एरिया में पाया मतलब बनता है, विच इज़ डिक्लेयर्ड एज द बर्ड सेंचुरी एंड लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न टिप ऑफ आइलैंड ऑफ चोराओ along the मंडोवी रिवर, गोवा, इंडिया में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द ऑल्टरनेटिव एनर्जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो भाई सोलार एनर्जी तो असीमित है ना, सोलर कभी सन अभी कभी किरणें अपनी रोकता है क्या? नहीं, वो तो एक नाविगेशन लाइन है जो चलता ही रहेगा। तो उस एनर्जी को अगर स्टोर करें हम लोग, जनरेट करें उससे इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता अल्टरनेटिव एनर्जी। सो कह सकते हैं कि सोलार एनर्जी इज radiant light and heat from the sun that that is harnessed using range of ever evolving technologies such as solar heating, photovoltaic, solar thermal energy, etc. It is an important source of renewable energy, and its technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar, depending on how they capture and distribute solar energy or convert it into solar power. अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कहता है सोलार एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर होगा सन। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट जो है वो है दोस्तों मीथेन, CH4। सीएनजी जो आप अपने कार में यूज करते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन होता है। तो देख सकते हैं द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है CO2 ज़्यादा रिलीज करते थे, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूज्ड बायोफ्यूल एज ATF इन अगस्त 2018। तो स्पाइस जेट दोस्तों,
स्पाइस जेट ने उस समय उड़ान भरी थी, और ये सवाल 2018 में पूछा गया था। देखो, एटीएफ के जगह पे बायोफ्यूल को यूज किया गया था, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं एटीएफ को। तो ये था स्पाइस जेट, इसकी उड़ान भरी गई थी, ठीक है, देहरादून से दिल्ली के बीच में, ठीक है। इसका जो कॉल साइन था वो बम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट था फॉर दिस फ्लाइट। ये 27 अगस्त को संभव हो पाया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कि द इंटरनेशनल सोलार अलायंस हैज रिसेंटली साइंड ए पैक्ट विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहता है कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस ने रिसेंटली किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पैक्ट साइन किया है ताकि प्रमोट किया जा सके सोलार एनर्जी को डिप्लॉयमेंट के लिए एशिया एंड पैसिफिक में। तो आंसर होगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने साइन किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने साइन किया है। तो देख सकते हैं कि इन मार्च 2018 द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज साइंड ए पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट सोलार एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। 36 नंबर सवाल देखेंगे। 36 नंबर सवाल कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर हेल्थ सेंटर्स। इसका सही आंसर होगा सूरत। सूरत आपको गुजरात में पड़ता है, तो सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में पड़ता है। इट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू हैव 100% सोलर पावर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यहाँ पे जितने भी PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पे सोलर पावर से चलेंगे। As on 26 March 2018, all the 52 PHCs in the district are powered by solar system. Which of the following smart cities has become the India's first city to run 100% renewable energy during daytime? आंसर होगा इसका दीव। देखो, दमन है, दीव है, इसमें दीव जो है ये कारनामा कर दिखाया है। दीव स्मार्ट सिटी जो है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रन 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे डे टाइम पे चलेगा पूरा स्मार्ट शहर। सब मॉडल है, हर जगह नहीं अभी आया है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। पॉल्यूटेंट इमिशन गैस इज इन व्हीकल एग्जॉस्ट इज मेनली होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो है ना ह्यूमन हार्ट के लिए, ह्यूमन ब्लड के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट इमिशन गैस इन द व्हीकल एग्जॉस्ट, ठीक है। ये क्या करता है ना कि आपके ऑक्सीजन को जो ब्लड में होता है ना, उसको ऑक्सीजन को ये हटा देता है और खुद चिपक जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये ब्लड के साथ जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अच्छे से घुल सकता है। ऑक्सीजन को लात मार के भगा देता है ये, तो ऑक्सीजन की कमी और आपको रेस्पिरेटरी डिजीज होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज CO कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन ब्लड, CO कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। हाँ, अभी मैंने बताया था ना कि हीमोग्लोबिन के साथ एक कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन को लात मार के भगा देता है, इसलिए डेंजरस है ये। और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है भाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज हार्मफुल बिकॉज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी oxygen. This interferes with oxygen delivery to body's organ. The most common effect of CO exposure are fatigue, headache हो जाता है, confusion होता है, dizziness होता है due to inadequate oxygen delivery to the brain. 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि the components of acid rain में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसमें कह सकते हैं कि HNO3, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड मेनली होता है। तो आंसर होगा डी, बोथ A and B इसमें होता है। देख सकते हैं कि एसिड रेन जो होता है, इट इज कॉज्ड, एसिड रेन क्या होता है, जैसे मान लो कि बारिश होने वाली है और इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जो है पॉल्यूशन की मात्रा है, तो पानी उसमें मिलेगा और वो क्या है, एसिड रेन करवाएगा, और जो कि काफ़ी डेंजरस है आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस व्हेन a compound like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants, जो कि बारिश के तौर पे जब गिरते हैं
तो एसिड रेन कहे जाते हैं। इनकी जो है पीएच लेवल जो होता है 5.6 होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। हम जानते हैं कि पीएच लेवल एनीथिंग बिलो 7 इज वेरी डेंजरस। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, आंसर होगा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में नाइट्रस ऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ये देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। सो कह सकते हैं कि वाइल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कॉजेज एसिड रेन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वोल्केनो से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कि इंडस्ट्रीज में होता है ये काम। द मेजर सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमोस्फियर आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा व्हीकल्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स की वजह से भी ये होता है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरीज की वजह से भी होता है, एंड अदर इंडस्ट्रीज की वजह से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 42 नंबर। 42 नंबर कहता है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अप्रूव किया है बिटवीन इंडिया एंड SASEP for cooperation on oil and chemical pollution in South Asian Seas region. What does SASEP stand for? SASEP का फुल फॉर्म है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इन 2018 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड SASEP फॉर कोऑपरेशन ऑन oil and chemical pollution in South Asia Seas region. Here SASEP stands for South Asia Cooperative Environment Program. 43 नंबर देखेंगे। द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में इसका नाम रखा गया है भारती। पहले जो था मैत्री और ये सब जो है अब अबेंडन हो चुका है, अभी जो है लेटेस्ट वाला वो भारती है। भारती इज एन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कमीशन बाय इंडिया। यहाँ पे भारत का रिसर्च चलता है। इट इज इंडियाज थर्ड अंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटी, वन ऑफ द 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन अलोंग द मैत्री। The 5 rhino range nations who signed a declaration, the New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019 में साइन हुआ। इसमें इंडिया था, इसमें नेपाल था, इसमें मलेशिया था, इसमें इंडोनेशिया था, और इसमें एक मेरे हिसाब से इसमें राइनो के मामले में भूटान होना चाहिए, क्योंकि वन हॉर्न्ड जो राइनो है वो आसाम के काजीरंगा और मानस में पाया जाता है। मानस जो है भूटान के आसपास पड़ता है। मेरे हिसाब से भूटान हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सो इंडिया एंड 4 राइनो रेंज नेशंस जो है नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड भूटान, दे हैव साइंड ए डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 for the conservation and protection of species at the recently held second Asian Rhino Range countries meeting. It is noteworthy that second Asian Rhino Range countries meeting from February 26 से 28 के बीच में 2019, this was held at New Delhi and organized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of Government of India in collaboration with IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources बोलते हैं, एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप और WWF इंडिया एंड अरण्यक। तो यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि COP15 हुआ था दोस्तों। COP15 ये हुआ था दिसंबर में 2022 में। ये कहाँ पे हुआ था? ये कनाडा का एक शहर है, कनाडा का मॉन्ट्रियल है, यहाँ पे हुआ था। आंसर होगा इसका बी, मॉन्ट्रियल। सो यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो COP15 कहलाया, इट एंडेड इन मॉन्ट्रियल विच इज इन कनाडा। तो ये 19 दिसंबर 2022 को हुआ था। इट इज़ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें वर्ल्ड की कंट्रियाँ शामिल हैं टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड ओशियंस बाई 2030, जिसे 30/30 भी कहा जाता है, एंड द एडॉप्शन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। 46 नंबर सवाल देखेंगे। 46 नंबर सवाल कहता है कि हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसी बीच को मिलता है तो वहाँ पे बीच की क्लीनिंग, वहाँ पे बीच की फैसिलिटीज ज़बरदस्त होती है।
तो आंसर होगा ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था, तो उस समय 8 बीचेस को दिया गया था, उस समय का करंट अफेयर था, अभी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें हाँ ये आप याद रखेंगे कि ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये दिया जाता है इमिनेंट इंटरनेशनल ज्यूरी के द्वारा, जिसमें मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के, फाउंडेशन ऑफ फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन के और IUCN के भी मेंबर होते हैं, तब जाके डिसाइड होता है। उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया देखा जाता है। इको लेवल है ये, एक क्लीनेस्ट जो कह सकते हैं कि जो बीचेज होती हैं उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इससे टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा उस बीच पे बढ़ोतरी होती है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव comprising 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves. Which one of the following is the world's richest region पूछा है मैरीन बायोडाइवर्सिटी के मामले में, जिसमें 21 आइलैंड्स है विथ estuary, बीचेज हैं। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में बीचेज तो नहीं है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार आंसर हो सकता है, ए तो नहीं होगा। और इसके अलावा तो सही आंसर देखो मिल गया हमें, बीचेज विचेज की बात हो गई ना, तो आंसर होगा बी। नंदा देवी तो बिल्कुल हम जानते हैं उत्तराखंड में, वहाँ कहाँ से बीच आएंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार जो है इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व, covers an area of 10,500 square kilometer on south east coast of India across from Sri Lanka. It is one of the world richest regions from the marine biodiversity perspective. The biosphere reserve comprises 21 islands with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, including a marine component with algal communities, sea grasses, coral reefs, salt marshes and mangroves. आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल देखेंगे। what should be the desired percentage of forest area in total geographical area of the countries as outlined in the National Forest Policy of 1952 in India। तो इसमें बोला गया था कि ये तो ग्लोबल ही मान लो, तो बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको जो है लागू किया था कि भाई 1/3 जो है लैंड का 1/3 जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। ये हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1952 में अपनाई थी तब हमने डिसाइड किया था। सो द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इट वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश colonial गवर्नमेंट, कोनिकल नहीं colonial ही होगा, in 1894 aimed at custodial and timber oriented management. The post independence forest policy was of 1952, इसने रिकमेंड किया कि 33% ऑफ द एरिया जो होगा वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत में रामसर साइट जो है अब 83 के आसपास हो गए। ये 2021 में पूछा गया सवाल है, उस समय जो भी रहा हो, तो अभी के डाटा के हिसाब से 83 के आसपास है। और रामसर के बारे में मैंने बताया था कि रामसर ईरान में ये साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। भारत इसका जो है अच्छा जनवरी का डाटा दिया है इसने, बट अभी मेरे हिसाब से 80 से भी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो यार इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। यहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी कम है, चंडीगढ़ जो होगा इसका सही आंसर होगा ए। वैसे चंडीगढ़ शहर काफ़ी प्यारा है बट फॉरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सो एज पर डेटा आप देख लो, एज पर डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, चंडीगढ़ फॉरेस्ट कवर जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3.85% बिटवीन 2019 से 2021 के बीच में ये बढ़ा है। इन चंडीगढ़ स्प्रेड कवर जो है वो 114 स्क्वायर किलोमीटर का है। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे काफ़ी कम है, 22.03 स्क्वायर किलोमीटर है। अब थोड़ा सा बढ़ा है ना, तो ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 का आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स हैज़ बीन फाउंड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो आंसर होगा इसका मोस्ट पॉल्यूटेड, तो भाई इसमें न्यू दिल्ली ही होगा, ठीक है। आंसर होगा डी, न्यू दिल्ली। दिल्ली वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि 2020 में आई थी। इसे प्रिपेयर किया गया था स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। किसने प्रिपेयर किया था? IQ एयर, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। Delhi ranked 4th on the list of 50 of the world's most polluted cities in terms of PM 2.5 levels,
इन 2022 में ये जो है हमने स्कोर हासिल किया गया है नंबर 1 का। अच्छा, 4th है, ठीक है, अभी 4th हो गए हैं, बट ठीक है उस समय 1 थे। क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि एक डॉली करके एक भेड़ थी जिसका क्लोन बना लिया गया था, वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई थी, खैर तो पहली क्लोनिंग हुई थी। बायोटेक्नोलॉजी इज ए पोर्शन ऑफ बायोलॉजी that deals with the biological methods like genetic manipulation of animals. Cloning is a practice or process achieved through the biotechnology. Cloning allows livestock breeders to create an exact genetic copy of existing animal, essentially an identical twin. Clones are superior breeding animals used to produce healthier offspring. 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द लिस्बन डिक्लेरेशन which made headlines in the associated with the conservation of which entity? आंसर होगा, ये कंजर्वेशन किससे रिलेटेड था? लिस्बन डिक्लेरेशन ये था ओशियंस के कंजर्वेशन से रिलेटेड था। लिस्बन जो है हम जानते हैं कि एक बहुत फेमस शहर है। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है इट इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ ओशियंस। द लिस्बन डिक्लेरेशन, आवर ओशियंस आवर फ्यूचर, our responsibility. This is called on the government to do more to prevent, reduce and eliminate marine plastic including single use plastic and microplastic. मतलब ओशियन को कंजर्व करने के लिए स्पेशली फ्रॉम प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक से। दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये पूरा ये जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का ये मास्टर वीडियो था, कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए जो बीपीएससी में पूछे गए हैं अभी तक। दोस्तों दैट्स ऑल, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। इससे पहले छोड़ूं आपको, बाय बाय कह रहा हूं, इससे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, बहुत एफर्ट लगता है। बाय बाय। अब बाय बाय बोल देते हैं दोस्तों।